नमस्कार। आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। जी। इस हफ्ते पश्चिमी प्रशांत महासागर का जो इलाका है वो एक प्रेशर कुकर जैसा बना रहा। एक तरफ से प्रकृति का दबाव, मतलब दो विनाशकारी तूफान, और दूसरी तरफ से सैन्य तनाव की बढ़ती गर्मी, और दुनिया बस यही देख रही थी कि कहीं ये फट ना जाए। ये कार्यक्रम प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और ये समाचार विश्लेषण स्टाइलो न्यूज़ द्वारा तैयार किया गया है, जो एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। आज हम इसी उलझी हुई स्थिति की परतें खोलेंगे। बिल्कुल। यहाँ एक ही समय में एक ही जगह पर मानवीय संकट, भू राजनीतिक टकराव और सैन्य शक्ति प्रदर्शन, मतलब सब कुछ एक साथ देखने को मिला। तो चलिए शुरुआत प्रकृति के प्रकोप से ही करते हैं। ये जो तूफान थे, इनका पैमाना कितना बड़ा था? जी, मतलब इस क्षेत्र में एक नहीं बल्कि दो बड़े तूफान एक साथ सक्रिय थे। दो? जी हाँ, टाइफून हाइग्वी और टाइफून फंगवोंग। हाइग्वी तो वियतनाम की तरफ चला गया, लेकिन फंगवोंग, जिसे स्थानीय तौर पर फीनिक्स और उवान भी कहते हैं। अच्छा, उसका रास्ता ज्यादा चिंताजनक था। 6 नवंबर के आसपास बना और फिर 10-11 नवंबर को ये फिलीपींस के सबसे बड़े द्वीप लुजोन से टकराया और फिर उत्तर की ओर मुड़कर ताइवान की तरफ बढ़ गया। फिलीपींस पर इसके असर के जो आंकड़े आए हैं वो तो चौंकाने वाले हैं। सुना है कि 14 लाख लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। जी, 14 लाख। ये तो किसी छोटे देश की आबादी के बराबर है। हर साल वहाँ तूफान आते हैं, तो इस बार ऐसा क्या अलग था कि इतनी बड़ी तबाही हुई? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। 14 लाख लोगों का विस्थापन अपने आप में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। इस बार तूफान की जो तीव्रता थी और उसके साथ आई मूसलाधार बारिश, उसने स्थिति को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया। अच्छा। कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, पर असली समस्या थी बड़े पैमाने पर आई बाढ़ और भूस्खलन। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ढह गया होगा। बिल्कुल, कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट गया, बिजली व्यवस्था ठप हो गई, और जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल पर ध्वस्त होता है तो राहत और बचाव का काम लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। समझ सकती हूँ। यही वजह है कि असर इतना ज्यादा विनाशकारी था। और ताइवान, जो इसके रास्ते में अगला पड़ाव था, क्या उसने फिलीपींस के अनुभव से कुछ सीखा? उनकी तैयारी कैसी रही? निश्चित रूप से ताइवान ने काफी तेजी से और बहुत संगठित तरीके से काम किया। अच्छा। खतरे को भांपते हुए अधिकारियों ने पहले ही, मतलब तूफान के पहुंचने से पहले ही 8,300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया था। खासकर तटीय इलाकों से? जी, खासकर उन लोगों को जो तट के पास या पहाड़ों में रहते थे, जहां खतरा सबसे ज्यादा था। साथ ही एहतियात के तौर पर स्कूल और दफ्तर भी बंद कर दिए गए। तो उनकी तैयारी ने एक बड़े नुकसान को टाल दिया। हाँ, कह सकते हैं। ये तो हुई प्रकृति की बात, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, इसी बीच माहौल को और तनावपूर्ण बनाने के लिए इंसानी दखल भी हो रहा था। हाँ, और यही इस पूरी स्थिति को बहुत ज्यादा जटिल और खतरनाक बना देता है। जिस समय फिलीपींस और ताइवान इस तूफान से जूझ रहे थे, ठीक उसी समय 10 और 11 नवंबर को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए दक्षिण चीन सागर में लाइव फायर सैन्य अभ्यास कर रही थी। एक मिनट, ठीक उसी समय? क्या ये महज एक संयोग था या फिर तूफान की आड़ में ताकत दिखाने का एक सोचा समझा मौका? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो चीन ने इसे एक नियमित अभ्यास ही बताया, लेकिन इसके समय को लेकर सवाल उठना तो लाजमी है। हाँ, बिल्कुल। आप सोचिए, एक तरफ आप एक भयानक तूफान से अपने लोगों को बचाने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पड़ोस में असली गोलियों और मिसाइलों से ड्रिल चल रही है। इससे तो बहुत कंफ्यूजन पैदा होता होगा। और कंफ्यूजन ही नहीं, बल्कि गलती से कोई बड़ा हादसा होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। इसने सभी देशों के लिए बचाव कार्यों और सैन्य निगरानी दोनों में भारी मुश्किलें पैदा कर दी। और चीन की ये सैन्य गतिविधियां सिर्फ इस ड्रिल तक ही सीमित नहीं थी, है ना? इस हफ्ते एक और बड़ी खबर आई जिसने सबका ध्यान खींचा। उनका नया विमानवाहक पोत CNS फुजियान। जी हाँ, ये इस हफ्ते की शायद सबसे बड़ी सैन्य खबर थी। चीन ने अपने तीसरे और अब तक के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को नौसेना में शामिल किया। और इसे दक्षिण चीन सागर में ही तैनात किया गया है। जी, यूली नेवल बेस पर। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इसका आकार नहीं है, बल्कि इसकी तकनीक है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्ट तकनीक का जिक्र बार बार आ रहा है। सुनने में तो ये बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है और ये चीन के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? बिल्कुल, आसान शब्दों में समझे तो ये जहाज से लड़ाकू विमानों को लॉन्च करने वाली एक बहुत ही शक्तिशाली गुलेल की तरह है। अच्छा।
पुरानी तकनीक भाप यानी स्टीम पर आधारित थी, जो थोड़ी धीमी थी और उसकी अपनी सीमाएं थी। ये नई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक बिजली का इस्तेमाल करती है, जो कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर है। तो इसका मतलब? इसका सीधा मतलब है कि चीन अब अपने इस जहाज से ज्यादा भारी, ज्यादा हथियार ले जाने वाले और लंबी दूरी तक मार करने वाले लड़ाकू विमान उड़ा सकता है। यानी ये अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश है। आप कह सकते हैं ये तकनीक उसे सीधे सीधे अमेरिका के जो सबसे नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनकी बराबरी में लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो ये सिर्फ एक नया जहाज नहीं है, बल्कि शक्ति संतुलन में एक बड़ा बदलाव है। और इसी से जुड़ा एक बयान भी काफी विवादों में रहा। हाँ, चीन के एक सैन्य विशेषज्ञ हैं सोंग ताओ। उन्होंने एक टीवी चर्चा में कह दिया कि फुजियान के लिए ताइवान एक आदर्श होम पोर्ट यानी कि उसका बेस बन सकता है। क्या? जी, अब आप समझ सकती हैं कि इस बयान से ताइवान में कितना गुस्सा और चिंता फैली होगी। इसे तो एक खुली धमकी ही माना जाएगा। बिल्कुल, इसे एक खुली धमकी और आक्रमण की मंशा के तौर पर देखा गया। और इस तनावपूर्ण माहौल के बीच ताइवान के आसपास चीनी वायुसेना की गतिविधियां भी काफी बढ़ गईं। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि एक पैटर्न सा बन गया है। 15 नवंबर को ताइवान ने 20 चीनी सैन्य विमानों और 6 जहाजों को अपने आसपास ट्रैक किया। और अगले ही दिन 16 नवंबर को ये संख्या बढ़कर 30 विमान और 7 जहाजों हो गई। ये साफ तौर पर दबाव बढ़ाने की सोची समझी रणनीति थी। इन खबरों में अक्सर मध्य रेखा पार करने का जिक्र होता है। ये इतनी बड़ी बात क्यों मानी जाती है? क्या ये कोई आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? नहीं, और यही बात इसे और दिलचस्प बनाती है। ये कोई आधिकारिक बॉर्डर नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये ताइवान जलडमरू मध्य के बीच एक अनकही समझ है, एक तरह का जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जो दशकों से बना हुआ था, ताकि टकराव ना हो। ताकि दोनों तरफ से कोई गलतफहमी ना हो और टकराव की स्थिति ना बने। जब चीन के लड़ाकू विमान इसे बार बार पार करते हैं तो वो इस समझ को जानबूझकर तोड़ रहे होते हैं। ये तो सीधे सीधे उकसाने वाली कार्रवाई हुई। जी, इसे सीधे सीधे उकसाने वाली कार्रवाई और जो मौजूदा स्थिति है उसे बदलने की कोशिश माना जाता है। तो एक तरफ चीन लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं वो इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्या वो सिर्फ बयान जारी कर रहे हैं? नहीं, इस बार प्रतिक्रिया सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। जमीन पर भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि? सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम अमेरिका और फिलीपींस ने मिलकर उठाया। उन्होंने उत्तरी फिलीपींस में चीनी कार्रवाइयों पर नजर रखने और उनका जवाब देने के लिए 60 सदस्यों की एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई है। अच्छा, एक जॉइंट टास्क फोर्स। जी, और साथ ही अमेरिका ने इस क्षेत्र में निगरानी के लिए अपने मशहूर MQ-9A रीपर ड्रोन भी तैनात किए हैं। और समुद्र में भी अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी बड़ी है ना? बिल्कुल, लगभग 17 नवंबर को अमेरिकी नौसेना का पूरा विमानवाहक पोत समूह USS जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में दक्षिण चीन सागर में दाखिल हुआ। ये तो एक बहुत बड़ा संदेश है। जी, इस क्षेत्र में अमेरिकी ताकत का एक बहुत स्पष्ट संदेश था। लेकिन इस बार जापान का रुख भी देखने लायक है। हाँ, जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची का बयान काफी सख्त था। बेहद सख्त। उन्होंने साफ कहा कि अगर चीन ताइवान पर कोई ऐसी कार्रवाई करता है जिससे जापान के अस्तित्व पर खतरा पैदा होता है तो जापान सैन्य हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन क्या ये एक यथार्थवादी बयान है? मेरा मतलब है, जापान के अपने संविधान में सैन्य कार्रवाई पर कई तरह की पाबंदियां हैं, तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और ये सच है कि जापान का संविधान उसकी सेना के इस्तेमाल को सीमित करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जापान अपने आत्मरक्षा बलों की भूमिका को फिर से परिभाषित कर रहा है। अच्छा, ये बयान चीन को एक बहुत गंभीर संकेत देने के लिए है कि ताइवान पर किसी भी हमले को जापान अपने ऊपर हमले के तौर पर देख सकता है। तो सीधी सैन्य कार्रवाई न भी हो तो भी वो मदद करेंगे। बिल्कुल, भले ही सीधी सैन्य कार्रवाई मुश्किल हो, लेकिन जापान अमेरिका को लॉजिस्टिकल सपोर्ट और दूसरे कई तरीकों से पूरी मदद कर सकता है। तो इसे सिर्फ बयानबाजी समझना एक भूल होगी। पर इन देशों ने मिलकर भी अपनी एकता का प्रदर्शन किया। हाँ, 14-15 नवंबर को फिलीपींस, अमेरिका और जापान ने मिलकर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास किया और फिर कूटनीतिक मोर्चे पर G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने भी एक बयान जारी किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और ताकत के बल पर हालात बदलने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया। तो एक तरफ ये सैन्य शक्ति प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी तरफ क्या बातचीत की कोई कोशिश भी हो रही है? हाँ, बातचीत के दरवाजे खुले रखने की कोशिशें भी जारी हैं,
लेकिन उनमें तनाव साफ दिखता है। 7 नवंबर को मनीला में एक दक्षिण चीन सागर संवाद हुआ। वहां जापान और जर्मनी ने ताइवान जलडमरू मध्य में शांति की अहमियत पर जोर दिया। और इसी दौरान फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने मिलकर एक संयुक्त बयान में चीन की हरकतों पर चिंता जताई। और चीन ने इस पर क्या कहा? चीन ने इस बयान को झूठा नरेटिव और राजनीतिक उकसावा कहकर पूरी तरह से नकार दिया। मतलब भरोसे की बहुत कमी है। जी, इससे पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कितनी ज्यादा कमी है। क्या अमेरिका और चीन के बीच कोई सीधी सैन्य बातचीत भी हुई? हाँ, 18 से 20 नवंबर के बीच हवाई में दोनों देशों के बीच MMCA यानी सैन्य समुद्री परामर्श समझौते के तहत बातचीत हुई। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद समुद्र और हवा में दोनों देशों की सेनाओं के बीच किसी भी तरह की अनजाने में होने वाली टक्कर या हादसे को रोकना है। लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इसका ज्यादा असर नहीं होगा। हाँ, जब तक दोनों देशों के बीच ये बड़ी रणनीतिक दुश्मनी बनी हुई है, तब तक ऐसी बैठकों का असर बहुत सीमित ही रहेगा। और इसी हफ्ते अमेरिका से एक रिपोर्ट भी आई जिसने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। जी, 20 नवंबर को अमेरिकी कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण समिति है, US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। उसने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट में सीधी चेतावनी दी गई है कि चीन ने बहुत ही कम समय में ताइवान की नाकाबंदी करने या उस पर हमला करने की अपनी सैन्य क्षमता में जबरदस्त इजाफा कर लिया है। ये तो एक अलार्म की तरह है। बिल्कुल, अमेरिकी नीति बनाने वालों के लिए एक अलार्म की तरह है। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि अलग-अलग देशों के मीडिया में इन घटनाओं को किस तरह दिखाया जा रहा है। क्या सबके नजरिए में कोई फर्क है? और बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप चाइना टाइम्स या चाइना मिलिट्री ऑनलाइन जैसे चीनी सरकारी मीडिया को देखें, तो वो इन सैन्य अभ्यासों को देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए एक जरूरी और जायज कदम बताते हैं। उनका नैरेटिव अलग है। जी, उनका नैरेटिव होता है कि ये बाहरी उकसावे की एक प्रतिक्रिया है। और ताइवान का मीडिया? वहां का मीडिया जैसे लिबर्टी टाइम्स नेट या फोकस ताइवान जाहिर तौर पर ताइवान के नजरिए को सामने रखता है। उनकी चिंताएं अलग होंगी। हाँ, उनकी रिपोर्टिंग में अपनी सुरक्षा की चिंता, चीन के बढ़ते दबाव और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत पर जोर होता है। वो इसे अपनी संप्रभुता और लोकतंत्र पर हमले के तौर पर पेश करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे UPI या NBC न्यूज, उनका क्या रुख है? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आमतौर पर एक तटस्थ रास्ता अपनाने की कोशिश करता है। उनका ध्यान तूफान के मानवीय प्रभाव पर और तथ्यों की रिपोर्टिंग पर ज्यादा होता है। वो किसी का पक्ष नहीं लेते। कोशिश यही रहती है, वो चीन का पक्ष भी बताते हैं और ताइवान और अमेरिका का भी, लेकिन किसी एक का समर्थन करने से बचते हैं। इसलिए एक ही घटना को लेकर आपको 3 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां देखने को मिल सकती हैं। तो इन सभी घटनाओं को देखते हुए आने वाले हफ्ते में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले मौसम। एक और तूफान? जी, तियानकिन नाम का एक नया उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बन रहा है। अनुमान है कि ये 26-27 नवंबर तक फिलीपींस के पास बनेगा और फिर वियतनाम की ओर बढ़ेगा। इस पर नजर रखनी होगी कि ये कितना शक्तिशाली होता है। दूसरा? जाहिर तौर पर सैन्य गतिविधियां होंगी। बिल्कुल, हमें ये देखना होगा कि अमेरिका फिलीपींस की जो नई जॉइंट टास्क फोर्स है वो जमीन पर क्या करती है। साथ ही ये लगभग तय है कि दक्षिण चीन सागर और ताइवान के पास PLA की नौसैनिक और हवाई गश्त जारी रहेगी। उनकी संख्या और आक्रामकता में कोई बदलाव आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और अंत में कूटनीति का मोर्चा। हाँ, G7 के बयान के बाद क्या आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठन भी कोई साझा बयान जारी करते हैं? क्या तनाव को कम करने के लिए पर्दे के पीछे कोई और बातचीत होती है? इन कूटनीतिक संकेतों पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वही हमें बताएंगे कि ये प्रेशर कुकर ठंडा हो रहा है या और गर्म होने वाला है। तो कुल मिलाकर यह हफ्ता इस बात का एक सटीक उदाहरण था कि कैसे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में प्रकृति की शक्ति और इंसानी महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे से टकरा रही हैं। ये सैन्य रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का एक ऐसा जटिल जाल है जहां हर घटना दूसरी को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। ये समाचार विश्लेषण स्टाइलो न्यूज द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें कई पारंपरिक समाचार स्रोतों और X पूर्व में ट्विटर का उपयोग किया गया था। AI संचालित ऑन डिमांड समाचारों के लिए www.stylonews.com पर स्टाइलो न्यूज को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद। नवीनतम जानकारी के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना ना भूलें।